ओके, तो जो आज की क्लास है ये होगी आपकी न्यूमेरिकल सेक्शन की क्लास और इसके अंदर हम दो तरह के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक तो होगा आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके जो खुद के जो नोट्स हैं उसमें से और इसमें से। तो उम्मीद है आज का टारगेट खत्म होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है और इसमें भी पता नहीं क्या उलझन होती है बच्चों को। तो एक बार ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक नॉर्मल जो पानी है, नॉर्मल पानी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, ठीक है। तो बताइए, अगर मैं उस पानी में 2 चम्मच चीनी डाल दूं, शुगर डाल दूं, तो वो अब किस टेम्परेचर पर फ्रीज होगा? क्या वो -2 पे होगा या फिर वो 2 डिग्री पर फ्रीज होगा? सीधा सा क्वेश्चन है। ये प्योर सॉल्वेंट है और ये आपके दो केस ऐसे मैंने बता दिए कि वो जो सॉल्यूशन है वो किस डिग्री पर फ्रीज होगा। तो क्या जवाब रहेगा आपका? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए ताकि आज की क्लास फिर कर दें शुरू। आपके हिसाब से वो कौन से जो सॉल्यूशन है, 2 चम्मच चीनी डाल दी, अब सॉल्यूशन जो है वो किस डिग्री पर फ्रीज होगा? क्या वो -2 पे होगा? टू, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, -2 और 2। चैट सेक्शन में बताइए। खुशी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बड़ी खुशी हुई आंसर देख के। शिवानी, ये गलत आंसर है भाई, नहीं। सॉल्यूशन किस पे फ्रीज होगा, -2 पे या फिर 2 पे? मयूर, ये भी गलत है। अंशिका, वेरी गुड, ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर है इसका, पुनीत बहुत बढ़िया, ये ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आपका -2। इसे कहते हैं, देखो देखने में तो ऐसा लगता होगा कि सॉल्यूशन तो गाढ़ा है यार, वो तो जल्दी फ्रीज हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन को फ्रीज होने के लिए 3 तरह के अलग अलग बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। एक सोल्यूट सोल्यूट के बीच में बॉन्ड होता है उसका, एक सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है ना, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के। और एक जो बॉन्ड है वो किसके बीच में होता है? ये सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ अच्छी तरह क्लियर हो जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। एक बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में होता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी इसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अगर मान लो सिर्फ सिर्फ पानी होता तो एक ही तरह के बॉन्ड बनते, कौन से? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, खत्म खत्म, और कुछ है ही नहीं पानी के अंदर, सॉल्वेंट है सारे। तो इसीलिए यहाँ मेहनत कम करनी पड़ रही है, यहाँ मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। यहाँ ज्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। बस इसी बात को लेकर इन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है और कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक बार बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या हुआ करती थी। तो देखना जरा ध्यान से, आज स्पीड थोड़ी सी स्लो ऑटोमेटिकली रहेगी क्योंकि थोड़ा सा जुकाम वगैरह है मुझे, तो इससे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या रहेगी भाई? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच आपका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है। कभी सोचा है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बहुत बढ़िया दिखाई गई है। क्या भाई? फ्रीजिंग पॉइंट भी कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो वेपर होते हैं ना, वेपर, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। देखो कितनी अजीब बात है, यहाँ पर कह रहा है कि वेपर प्रेशर ना लिक्विड के और सॉलिड के जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, अगर सेम हो जाए ना, समझ लो अब वो जमना स्टार्ट हो गया। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर लिक्विड का तो वेपर समझ में आ गया, क्या सॉलिड में भी वेपर होते हैं? जैसे आइस है, आइस है, इसमें भी वेपर होते हैं? आंसर है यस, इसमें भी वेपर होते हैं, ठीक है ना। तो इसी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और जैसे बात हुई कि 0 से -2 का होना, 0 से -2 का होना का मतलब है डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब कम होना, डिक्रीज होना, क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। इसे बोलते हैं
फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं आपसे अगर ये बात पूछूं कि बताओ कितना डिक्रीज हो गया, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कितना डिक्रीज हो गया, तो अब ये थोड़ा ना बोलोगे कि -2 डिक्रीज हो गया जी, नहीं, आप बोलोगे कि 2 डिग्री डिक्रीज हो गया। आपने डिक्रीज बोल दिया ना, वो अपने आप समझ गई कि कम ही हुआ है, ठीक है ना। तो 2 डिग्री यहाँ पर कम हो गया। इसी को लेकर हमने एक फॉर्मूला बनाया, क्या, टी एफ इज डेल्टा टी एफ इजल टू टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। ये आपका सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। यहाँ अगर दोनों वैल्यू को रख भी दोगे तो 0 माइनस में -2, आंसर आपका 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका 2 डिग्री। ग्राफ को भी अगर देखें तो बड़ा सिंपल ग्राफ बनाया गया है। सी, ई और बी ये ऐसे दायरे हैं आपके जहां पर सॉलिड का जो वेपर है, देखो सॉलिड के वेपर ये नहीं कि फिक्स ही होता है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो भाई वेपर इतने ही होने चाहिए, नहीं। सॉलिड के वेपर यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाए गए हैं, ठीक है ना। ये सॉलिड के वेपर का इतना दायरा है, ठीक है, जिस पर जो सॉल्वेंट है वो यहाँ टच कर रहा है, तो इसका मतलब इस बी पर आपका सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन को टच करने के लिए, ये तो बी पे ही फ्रीज हो गया, बी पर टेम्परेचर ये था टी एफ नॉट, मान लो इसे कितना 0 डिग्री मान लो, ठीक है, सिर्फ मानना ही है। सॉल्यूशन को यही काम करने के लिए थोड़ा और नीचे जाना पड़ा और यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक ऐसा दायरा है, अगर कोई इसको टच कर लेगा तो इसका मतलब वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका ये जो ग्राफ है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये भी कर्व के बारे में बताया गया है। द कर्व शोइंग द वेरिएशन इन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो वेरिएशन है वो इस कर्व ने दिखाया है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। प्योर लिक्विड के बारे में और सॉल्यूशन के बारे में, ऑप्टेन बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद जो भी सॉल्यूशन बना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी उन्होंने वही टी एफ जो है वो कम होगा और टी एफ नोट से के मुकाबले कम होगा, तो दिख ही रहा है यार, ये देखो कम ही है, ठीक है, ये तो दिख ही रहा है। टी एफ नोट वास्तव में कम है, ये देखो टी एफ नहीं, टी एफ जो है वो लोअर है, ये कम है, -2 है और ये 0 है, तो कम तो है ही है। अच्छा, यहाँ भी मोलैलिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी, ठीक है। और यहाँ पर के एफ जो है उसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहेंगे या फिर इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे डिफाइन करोगे भाई, दिस इज इक्वल टू दिस, अगर ये वैल्यू एक हो जाए, कहने का मतलब एक कैसे होगी भाई, नंबर ऑफ मोल अपन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, दोनों एक हो जाए तो वहीं से डेफिनेशन ले ली। डिप्रेशन और लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर 1 मोलर सॉलिड तभी इक्वल होगा जब सॉल्यूशन में 1 मोल ले लें और उसका जो सॉल्वेंट का मास है वो 1 kg ले ले, तो इक्वल हो जाएगा। के एफ की वैल्यू ये वही नीट में आती है, यहाँ पर डेल्टा टी एफ है। अगर आप 1000 नहीं लगाना चाहते तो एक काम करो, ये देखो यहाँ 1000 नहीं है, यहाँ 1000 है। अगर 1000 नहीं लगाना चाहते तो इस केस में आपको बस सॉल्वेंट को किलोग्राम पर मोल, उन्होंने कहा है यहाँ पर ऐसा यूनिट चेंज जाएगी किलोग्राम में, ग्राम में करना चाहते तो फिर ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले असल में एक ही हैं, इसके बारे में भी कल बात हुई थी। के एफ की यहाँ भी यूनिट वही है जो आपकी के बी की थी, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला है, इसका हम पूरा यूज करेंगे आई लगा के इसको। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहोगे आप भाई, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट वही होगा जिस पर कोई चीज फ्रीज यानी जम जाए। 4 डिग्री पर कोई चीज जम रही है तो ये तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, नो डाउट, तो 4 डिग्री मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। फॉर्मूला अभी भी वही है आपका चल रहा है, ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस में टी एफ। अच्छा, आई की वैल्यू को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। किस तरीके से आई लगाएंगे आने ही वाला है सारा खेल। अच्छा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर किसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये वही क्वेश्चन आ गया। तो अगर मैं कहूँ यहाँ NaCl में आई की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ आई की वैल्यू 3 है, यहाँ आई की वैल्यू 1 ही है, तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट सब बच्चे सोचेंगे कि यार 3 वाला ज़्यादा है, लेकिन यार वो तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके, आई इंटू के एफ इंटू एम। हालांकि हमने ये बात कल डिस्कस कर चुके हैं हम। आई अगर ज्यादा है तो डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, ये नहीं कि आपका फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ भी ज्यादा हो जाए, कभी भी नहीं। डेल्टा टी एफ असल में क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस में टी एफ होता है। मैं कल की बात ही रिपीट कर रहा हूँ, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी टी एफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी एफ नॉट माइनस में डेल्टा टी एफ। कहने का मतलब अगर आपका डेल्टा टी एफ गलती से ज्यादा हुआ तो माइनस होने के बाद आपकी टी एफ की वैल्यू कम आएगी,
इसका मतलब कम डेल्टा टी एफ हुआ तो आंसर ज्यादा आएगा। तो कम डेल्टा टी एफ किस में होगा, यूरिया में होगा, क्योंकि ये तो डिसोसिएट ही नहीं होता, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो आई की वैल्यू कम है तो डेल्टा टी एफ कम है, डेल्टा टी एफ कम है तो फिर ये आंसर ज्यादा आएगा। ये थोड़ा सा खास था इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से 2 बार बता दिया। अच्छा, के बी की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। के बी की वैल्यू, के एफ की वैल्यू दोनों ही गिवन है यहाँ पर, क्रायोस्कोपिक भी है, इबिलियोस्कोपिक भी है। इफ सॉल्यूशन हैविंग बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना है 104, तो बताओ उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। देखो डेल्टा टी वी तो साफ पता लग गया, जब बॉइलिंग पॉइंट है तो पानी है, ठीक है ना, ये पानी है, तो 100 में से माइनस करेंगे डेल्टा टी एफ आ गया। अब यहाँ से वो कह रहा है कि हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकाल के दिखाओ, इन शॉर्ट आपको डेल्टा टी एफ निकालना है, ये नहीं कि डेल्टा टी भी निकल गया आपका, ये नहीं है। तो m इंटू आई, एम इंटू आई की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, डिवाइड कर दो, ये आ गई 8 आ गई, m इंटू आई, m मोलैलिटी, आई वेंटो फैक्टर। अब लगा दो अपने वाला फॉर्मूला जो हमें चाहिए, डेल्टा टी एफ चाहिए हमें। तो यहाँ पर लगाने के बाद जो भी m इंटू आई है, देखो कैसे इन्होंने यूज किया, कमाल का, नीट के लेवल का क्वेश्चन है। जो भी 8 वैल्यू आई है वो यहाँ रख दिया, के एफ तो क्वेश्चन में गिवन है, ये दी क्रायोस्कोपिक। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपका डेल्टा टी एफ आ गया, डेल्टा टी एफ आने का सीधा सीधा मतलब है आपका टी एफ भी आ गया। और अगर आप इतनी झंझटबाजी में नहीं फंसना चाहते तो उन्होंने कहा ऐसे भी कर सकते हो, डेल्टा टी एफ डेल्टा टी, इस दोनों को डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली ये बात है यार, ये और ये वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों की मोलैलिटी सेम है, आई वेंटो फैक्टर जो दोनों का वो भी सेम है। ठीक है, फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये केस थोड़ा सा बहुत कई बार आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कि आई को अगर एच जी आई टू से ऐड करवाओगे तो बताइए फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये रिएक्शन प्रोसीड होती है नो डाउट, और यहाँ पर आई की वैल्यू 4 से आई की वैल्यू 3 हो जाती है। अगर किसी को ये आई की वैल्यू नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेक कर लो, यहाँ कितने हैं, 2 की आई है और 1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल पूरा कॉम्प्लेक्स, इसको 1 ही मानेंगे। तो 3 से 1 होने का मतलब है भाई आपकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, यानी आई की वैल्यू कम हो चुकी है। और अगर आई की वैल्यू कम हो चुकी है तो समझ जाओ आई की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कम है तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, आगे अगर हम इस केस में देखें डिप्रेशन, इस पे बेस पे जो भी न्यूमेरिकल है वो देखें, तो उन्होंने देखो कितना कमाल का क्वेश्चन किया है कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा टी एफ पे क्या फर्क पड़ेगा, डिप्रेशन आ गया। ठीक है, अगर एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ये दोनों के दोनों आ जाएं इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से, तो इनका इंक्रीज इन ऑर्डर बिलो ये है, तो एक्सप्लेन करके दिखाओ कि तुम कैसे कह सकते हो कि ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड यानी जो ये है, ये वाला जो है, ये ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा, तुम कैसे कह सकते हो। तो देखो थोड़ा थोड़ा चैप्टर नंबर कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड याद आ गया होगा आपको। ये फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, इतना तेज है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन से भी ज्यादा, अपनी तरफ खींचने की क्षमता जो है ना फ्लोरीन की, क्लोरीन से भी ज्यादा, अपने सगे भाई से भी ज्यादा है। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन लॉस करने के बाद आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है, लेकिन इसके तो 3 भाई हैं ये फ्लोरीन खींचने वाले, तो इस नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन इजीली लॉस हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद ये और लास्ट में ये तो डोनेटिंग है। ठीक है ना, तो कुल मिला के जल्दी इजी लॉस होने का मतलब समझ रहे हो, ये जल्दी से हाइड्रोजन टूट रहा है, यानी आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, 2 हो रही है बहुत जल्दी। यहाँ पर आई की वैल्यू 2 तो हो रही है लेकिन बहुत रो रो के, यहाँ आई की वैल्यू 2 तो हो रही है लेकिन बहुत स्लो, बहुत स्लो। तो सबसे जल्दी कहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो रही है, ये, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो है ये ज्यादा होगी इसमें, बस खत्म। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखें, अपनी तरफ खींचने की पावर को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। Consequently, trifluoroacetic acid is strongest and while acetic acid is the weakest. Hence, trifluoroacetic acid ionize बहुत जल्दी टूट जाएगा in the solution in what। आसान था, ठीक है, कहाँ का लॉजिक कहाँ लगाया है। ओके, आगे देखो, वाई एडवाइज क्यों किया जाता है ये थैलिन ग्लाइकोल को पानी में डालो भाई, क्योंकि ये लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट, कार के रेडिएटर में भी डालते हैं हिल स्टेशन पे।
ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को बर्फ साफ करने के लिए क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ये भी डिप्रेस कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। रोड पे जो बर्फ पड़ी हुई है वो पानी बन के रिस के साइड में आ जाएगी। क्रायोस्कोप की, चलो कोई नहीं, स्पेलिंग। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? अभी डिस्कस किया था हमने। बस ये वैल्यू 1 मोल हो जाए और ये 1 किलोग्राम हो जाए। एंटी फ्रीज किसे कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल को कहते हैं भाई। क्यों, क्या कर देता है? ये डिप्रेस कर देता है, लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट। डी आइसिंग एजेंट क्या होता है? अभी नमक डी आइसिंग एजेंट ही था। डी आइसिंग एजेंट वो होता है जो लोअर कर देते, सब लोअर ही कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है ना। इसको यूज कहाँ किया जाता है? रोड से स्नो को हटाने के लिए। अच्छा, वाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय के एफ? के एफ यानी वही आ गया हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो वही आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, 1 मोल और 1 kg। अच्छा, फिर से NaCl जो है वो फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर देन वाटर बट बॉयल एट हायर टेम्परेचर देन वाटर। बिल्कुल, ये अभी इसी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। NaCl जो है वो फ्रीज होता है कम टेम्परेचर पर, याद है, -2, और बॉयल होता हाई टेम्परेचर पर 102। 100 के कंपैरिजन में, ये 0 के कंपैरिजन में -2। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसके, उससे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है, ठीक है ना। वेपर प्रेशर कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट गेट रिड्यूस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रिड्यूस 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 या डिक्रीज 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 जो कॉन्सेप्ट है उसको ला सकते हो आप यहाँ पे। विच हैज हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा भाई? 1 ग्राम ग्लूकोज का होगा, नो डाउट। क्यों? क्योंकि इसकी आई की वैल्यू सबसे कम है, 1, 2, 4, 3, सबसे कम है, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। तो एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर बनाता है। आपकी बेंटो फैक्टर वाले टॉपिक में ये चीज दिखाएंगे कि किस तरह से वो डाइमर बनाता है। एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन सी का केमिकल नेम है ये। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है जो हमें निकालनी है। मास निकालना है यानी W2 निकालना है। तो W2 निकालने के लिए क्या सभी वैल्यू हैं हमारे पास? चलो, यस, के एफ है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ, भाई W2 निकाला तो डेल्टा टी एफ तो होनी चाहिए। और डेल्टा टी एफ इन्होंने बोल दी, लोअर कैले, डिप्रेस कैले, डिक्रीज कैले इन मेल्टिंग पॉइंट, समझ जाओ ये डेल्टा टी एफ है। ये भी आ गया हमारा। W1, W1 75 ग्राम, ये भी आ गया हमारा, 1000 भी है। और मोलर मास एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक का वो देंगे एग्जाम में, नहीं देंगे तो आप निकाल लेना। एस्कॉर्बिक का नहीं, एसिटिक एसिड। विटामिन सी मोलर मास ऑफ सोलवेंट है, अच्छा अच्छा, सोल्यूट का मोलर मास 176 लिखना है यहाँ पे M2 पे, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 5.077 ग्राम। इसको तो भाई कौन नहीं जानता इस क्वेश्चन को, आपके एनसीईआरटी का एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। ए और बी से मिलकर जो कंपाउंड है, और कैसे कैसे इसको सोल्व करेंगे। एक इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है। अगर मोलर मास AB2 ले लिया जाए, AB2 ले लिया जाए, तो इसमें सारी वैल्यूज रखने के बाद जितनी भी वैल्यूज इन्होंने दे रखी है, हालांकि ये उसमें भी आएगा तो एक बार दोबारा भी कर लेंगे इसको, ठीक है। सारी वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू ये आ गई, मोलर मास ऑफ AB2, ए और 2B से मिलकर बना हुआ है। ये AB4 है, इसका मोलर मास, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। दोनों की इक्वेशन बना दो जैसे हम 10th क्लास में करते थे, A+2B इतनी, A+4B इतनी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद दोनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। सोचने वाली बात ये है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, जो हम वहां भी करेंगे, कि यहाँ पर दो कंपाउंड हैं और दोनों का मोलल जो KF है वो सेम दे रखा है, 5.1 5.1, ठीक है। बस AB2 में 3 टोटल एटम्स हैं मान के चले, तो इसमें 5 एटम्स हैं। तो ये AB2 जो है, अगर इसको 20 ग्राम बेंजीन में डाल दिया जाए तो ये क्या करता है, AB2 लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को इतना। और अगर AB4 को डाल दिया जाए, ठीक है ना, 20 ग्राम में ही, तो ये कितना डिप्रेस करता है? 1.3 करता है डिप्रेस, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज थी, 20-20 भी सेम ही है। अच्छा, मीथेनॉल, ये पेपरमिंट टेस्ट टेस्ट जो है, एक इथाइल सैलिसाइल्डिहाइड का भी क्वेश्चन आएगा। मीथेनॉल इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, पेपरमिंट जैसा टेस्ट होता है। इतने परसेंट सॉल्यूशन मीथेनॉल को फ्रीज कर दिया इतना। देखो, जो वैल्यू माइनस में होती है ना, वो कभी भी डेल्टा TF में होती है, वो आपकी
TF होती है। तो इसको यूज करके यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा TF। और उन्होंने कहा है कि क्या निकाल के दिखाओ, डिटरमाइन मोलर मास, मोलर मास बताओ, यानी ये M2 निकालना है। तो एक एक करके देखो भाई, KF की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, W2 की वैल्यू 6.2 ग्राम हो जाएगी। अच्छा, डेल्टा TF यहाँ से निकाल लेंगे, डेल्टा TF, और ये आपकी जो थी इतनी, ये KF की वैल्यू है, राइट। W1 भाई बच गया जो पानी है, और क्या है, तो 6.2 को 100 में से माइनस कर दो, ये आ गया 93.8, ये W1 हो गया, गेम ओवर। आई की वैल्यू 1 रखनी है, क्योंकि ये मिनथॉल जो होता है पेपरमिंट टेस्ट इसका, ये भी आपका आई की वैल्यू 1 शो करता है। फाइनली एक ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी से ही करेंगे। इक्वीमोलर अमाउंट ऑफ NaCl एंड BaCl2, इक्वीमोलर अमाउंट जो है इनकी ले ली है। इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार स्पेशल आपको करवाऊंगा, इनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से, ठीक है ना। इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, इतना बनाने की जरूरत थी नहीं, इसको मैं करवाऊंगा इसको। ये जो है वो हम एनसीईआरटी से करेंगे, और हमारा आज का ये टारगेट हो गया खत्म। ये हमारा जो है ये एनसीईआरटी से करना है, ये वाला 0.6 ml, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। अगर हम अपने अपने लिस्ट की बात करें, ये हमारी लिस्ट है, और इस लिस्ट में क्रायोस्कोपिक और ये जितने भी न्यूमेरिकल हैं, एक बार मैं जल्दी जल्दी से न्यूमेरिकल के अंदर की जो खास बातें हैं वो बता दूँ। तो यहाँ से शुरू होता है ये सिलसिला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से ये न्यूमेरिकल जो है ये है आपका एग्जाम्पल 2.8, आपका बुक का एग्जाम्पल 2.8। तो देखो भाई, बुक का एग्जाम्पल 2.8, अब ये टीबी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बुक का एग्जाम्पल 2.8, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, 2.8 एग्जाम्पल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो बात क्लियर है। एग्जाम्पल 2.8 इन टेक्स्ट 2.8, और आगे है भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो अब आई है। तो ये 2.6 है, देखते हैं 2.8, ये है 2.8 आपका, ठीक है। इसमें क्या है, मोलर मास जो है वो निकालना है, और M2 के अलावा जो जो वैल्यू है फॉर्मूले में रखने के लिए, वो सारी की सारी मैं लिख देता हूँ। ये है आपका डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। तो डेल्टा TB जो है यहाँ से वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखो इतना टेम्परेचर जो है इसका वो रेज हो गया, ठीक है ना, रेज हो गया ना, मतलब जाहिर सी बात है ये टीबी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा डेल्टा TB। केबी की वैल्यू जो है वो ये है, ये केबी की वैल्यू है। आई की वैल्यू नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो 1 होगी। W2 की वैल्यू हमें निकालनी नहीं, दे रखी है ये 1.8। M2 निकल यहाँ से निकाल लेंगे, इसका मोलर मास किसका, M2 तो निकाल नहीं है, खैर तो ये तो टारगेट है भाई, इसको तो हटाओ। W1 जो है वो दे रखा है 90 ग्राम, ठीक है, तो ये हो गया। अभी क्योंकि हमने सारे डेल्टा TF के क्वेश्चन किए हैं, तो एक काम करते हैं, आज डेल्टा TF ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आज वैसे क्लास में ऑफ कर रहा था, लेकिन चलो ठीक है, अब जो जितनी जैसी क्लास वही है। ओके, तो TF के क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारे पास TF के। AB2 ये भी TF है, सही है। आपके 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन है, इसको भी मिला के, चलो फिर तो कम ही है, 10 क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पर डेल्टा TF निकालते समय जो जो चीज़ें आपको बचना है, जिन जिन चीज़ों से, वो मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। अगर बाई चांस टेम्परेचर आपको गिवन दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा टेम्परेचर है इसका डिक्रीज होने के बाद मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, ये TF नॉट है और ये TF है, ठीक है। तो इसको केल्विन में बदलते हैं बच्चे सारे की आदत बनी हुई है, तो ठीक है बदल लो केल्विन में। तो केल्विन में बदल के माइनस करोगे दोनों इसको, इसमें से ये TF नॉट डिप्रेस 0 से कम हो जाएगा, तो इससे कम। तो यहाँ पर अगर आप माइनस करना चाहो तो माइनस कर सकते हो सेल्सियस को भी, ठीक है।
और अगर आप केल्विन में करके माइनस करना चाह रहे हो तब भी कर लो, आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना, दोनों में आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, जो जर्नल से एग्जाम्पल है, ये तो चलो आप कर दोगे, एनसीईआरटी के हैं, सारी वैल्यू गिवन है और M2 को फाइंड आउट करना है। ये जर्नल एग्जाम्पल है सारे के सारे। जो एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन है, जैसे ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच ए सॉल्यूशन कंटेन 54 ग्राम ग्लूकोज इतने ग्राम वाटर में फ्रीज विल फ्रीज, यानी टेम्परेचर बता रहा है पूरे सॉल्यूशन का कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, तो टीएफ निकाल रहा है। ठीक है, के एफ की वैल्यू ये दे रखी है और M2 जो है वो ये दे रखा है। सारी की सारी वैल्यू को अगर आप पुट कर रहे हो यहाँ पे, तो देखो सारी वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो डेल्टा टी एफ है ये आ गया, और उसको माइनस कर लेंगे वहां पर ले जाके, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना, फॉर्मूले में रख के टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो खास बात है वो क्या थी, आपको ना ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता नहीं लगेगा कि फाइंड आउट एग्जैक्टली करना क्या है। तो टेम्परेचर निकालिए जिस पर सॉल्यूशन फ्रीज हो, तो ये टीएफ निकालने की बात कर रहा है। हर क्वेश्चन में एक खास बात होगी, मैं बताऊंगा आपको। मास बताइए NaCl का क्या होगा अगर आई की वैल्यू 1.87 है। यहाँ पर ना आई की वैल्यू इनकी गिवन वाली लिखनी है, कई बच्चे NaCl को देखे जल्दबाजी में या 2 लिख देते हैं, वो गलत हो गया फिर। ठीक है ना, 65 ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। आ गया ना लोअर वर्ड, जहां लोअर आ गया डिक्रीज आ गया डिप्रेस आ गया, तो वहां डेल्टा टीएफ सीधा सीधा रखना है। ठीक है। अच्छा, मोलर मास दे ही रखा है, केएफ की वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, NaCl की वैल्यू बच्चे 2 रखते हैं और लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट जो वैल्यू है इसकी जगह वो सोचते हैं ये टीएफ है, नहीं ये डेल्टा टीएफ है। आ गया ना लोअर वर्ड। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या खास बात है भाई, इथाइलिन ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल की आई की वैल्यू क्या होती है? क्या कोई बता सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल की आई की वैल्यू क्या हो सकती है? चैट सेक्शन में इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए आई की वैल्यू क्या रखोगे? खुशी, जतिन, बहुत बढ़िया, रितु, मयूर, इसके लिए आई की वैल्यू 1 है। अब इसकी आई की वैल्यू 1 होगी, और ये इसका मोलर मास दे दिया। अब व्हाट मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू इतने किलोग्राम ऑफ वाटर टू फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, कितना हो गया, 0 से -10 हो गया, फिर तो नॉर्मल है, डेल्टा टी एफ 10 है। अच्छा, अब देखना जरा ध्यान से बच्चे क्या करेंगे, 5.5 किलोग्राम को ना किलोग्राम में ऐसा कैसा रख के आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां एग्जामिनेशन हॉल का ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, एक ही हॉल में 2-2 3-3 टीचर घूम रहे हैं, तो इतनी हल्का सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ तो ये केजी की वैल्यू खराब होगी अब आपकी। ये चाहता ही नहीं केजी, ये तो ग्राम में मांग रहा है सारा, क्यों? यूनिट यही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रहेगा ही नहीं आपको ये ग्राम में बदलना। बाकी तो देखो 62 मोलर मास है, 1.86 है, आई की वैल्यू 1 है, ये टीएफ है, आपका W2 आ गया इतने ग्राम, ये भी ग्राम में ही आएगा W2। W2 होता ही है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। W1 क्या होता है, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, इस तरीके से। तो यहाँ ये ध्यान रहता ही नहीं। अभी बच्चे जब क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो उनमें अपने अपनी कैलकुलेशन दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ तो उनमें ये कॉमन मिस्टेक मिलती है। 15 ग्राम ऑफ अननोन मोलिकुलर मास वाज डिजोल्व, इसकी क्वेश्चन की खूबसूरती ये है कि आप इसमें आई की वैल्यू थोड़ा सा ढूंढते रह जाओगे। क्या कोई बता सकता है इसमें आई की वैल्यू क्या होगी 11 में? दिमाग लगाओ भाई और बताओ मुझे 11 में आई की वैल्यू क्या होगी। रितु अगेन, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। पुनीत ठीक, आई की वैल्यू बतानी है आपको। मयूर भी ठीक। अननोन बोल दिया ना, अननोन का मतलब हमें कुछ नहीं पता क्या है ये, तो आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर 1। ये डेल्टा टी एफ जो है इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि आपका के एफ क्या है, लेकिन ये ब्लंडर मिस्टेक है, देना चाहिए था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये के एफ ना दें, हम सारी के एफ की वैल्यू याद नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, W1 दे रखा है, अच्छी बात है, W2 भी दे रखा है, W1 भी है W2 भी है, दोनों वैल्यू दे रखी हैं। और ये जो वैल्यू है, अब आप इसको क्या बोलोगे?
जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ -0.43 को आप क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस? चैट सेक्शन, कम ऑन। -0.43 क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है, उनको ना डाटा प्रॉपर लिखने आते ही नहीं। पुनीत, रिया, मयूर, जतिन, रितु, खुशी, ये बिल्कुल ठीक है, ये टीएफ है आपका। अब इसी 0.43 को उठा के लिख देंगे डेल्टा टीएफ आ गया 0। अरे भाई डेल्टा टीएफ कभी माइनस आता ही नहीं। डेल्टा टीएफ का मतलब होता है कि डिक्रीज, डिक्रीज, डिप्रेस होना, ठीक है ना। अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके फर्स्ट टर्म में मार्क्स आए 50, ठीक है, और सेकंड टर्म में मार्क्स आए 40, क्लियर। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कितने मार्क्स कम हो गए, कितने मार्क्स डिक्रीज हो गए, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरे -10 मार्क्स डिक्रीज हो गए। आप तो दोनों दो दो बार वही चीज बोल रहे हो, आप माइनस भी बोल रहे हो, आप डिक्रीज भी बोल रहे हो, दो यूज नहीं कर सकते ना। या तो आप ये बोलो -10, ये भी कहीं ना कहीं ठीक है, या ये बोलो कि मेरे 10 मार्क्स डिक्रीज हो गए, ठीक है ना, तो ये कभी भी माइनस आती ही नहीं। ओके, तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ निकाल लेंगे, ये आ गया आपका डेल्टा टी एफ आ गया, ये टी एफ नॉट 0 डिग्री हो गया, ठीक है। डेल्टा टी एफ यहाँ से ये निकल गया आपका, ये आपका डेल्टा टी एफ माइनस करने के बाद, और फिर सारी वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो 15 भी आसान था देखना, ये भी आसान था, ये भी आसान था, ये तो खैर गो गिवन देंगे। 1 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और ये एक तो ये 0.43, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खूबसूरती, भाई इतने क्वेश्चन कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए, ध्यान ही नहीं रहेगा तुम्हें कि आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू अब क्या होगी? चैट सेक्शन, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू इसमें क्या होगी? अब यहां से MGBR3 याद नहीं रहता आई की वैल्यू, वेरी गुड शिवानी, खुशी, जतिन, रितु, ये सारे ठीक हैं। आई की वैल्यू 3 होगी, MGBR2 है ये, ठीक है ना, MGBR2। अच्छा, कोई बता सकता है अब क्या फाइंड आउट करना है? सोच समझ के बताना भैया, तुक्के मत मारियो। फाइंड आउट क्या करना है? वेरी गुड, रितु, रिया, जतिन, बिल्कुल ठीक है, टीएफ फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टीएफ, ठीक है। तो ये टीएफ के लिए पहले डेल्टा टीएफ निकलेगा और फिर टीएफ निकलेगा। तो यहाँ भी दो ही चीज़ें खास थी, एक तो MGBR2 में आई की वैल्यू याद नहीं आती, क्योंकि हम बहुत कम यूज़ करते हैं आई, कई टीचर तो लिखवाते नहीं आई फॉर्मूले में मना ही कर देते हैं लेकिन अगर आई की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो आपको फॉर्मूले में आई लिखना है, नहीं है इग्नोर कर दो। दूसरे बच्चे कहाँ फंसेंगे, उन्हें यही नहीं पता फाइंड आउट क्या करना है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब टीएफ फाइंड आउट करना है, ना कि डेल्टा टीएफ पे छोड़ दो खेल। अगले क्वेश्चन में तो सारे डाटा एक साथ ही दे दिए यार, तो कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल। और उम्मीद है आपको लॉग एंटी लॉग की जो क्लास है वो समझ में आई होगी, आपने देखी भी होगी, तो ये बहुत ज़रूरी था। AB2 का जो सेक्शन है आज ही क्लास में हमने करा है। सब एक दो सेक्शन बना लो, AB2 AB1 जो इक्वल है वो 20 ग्राम यहाँ भी है, 20 ग्राम यहाँ भी है, W1 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जो डिफरेंट है वो डेल्टा TF है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। KF भी दोनों के दोनों जो है वो सेम है, जो डिफरेंट है वो आपका क्या है, डेल्टा TF है। तो आधी क्लास में हो गए ये दोनों इक्वेशन, खेल खत्म। केन सुगर का क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का है। बेस्ट तरीका इसका है, वैसे तो सभी को पता है, ये आपके NCERT का टॉप क्वेश्चन है, लेकिन है ना इसमें बेस्ट तरीका है, 5% ये दे रखा है, 5% ये दे रखा है, तो 5% का 5 ग्राम, W1 95 ग्राम, 5 ग्राम 95 ग्राम, क्लियर। अब जो इसमें खास चीज है वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, राइट में पहले KF निकाल के फिर इस KF को पुट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बताइए डेल्टा TF ग्लूकोज का क्या होगा, ये पूछा गया है। दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज। तो बेस्ट तरीका क्या है, 1 और 2 निकालो इक्वेशन और दोनों को डिवाइड करो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि KF यहाँ से निकाल के वहां पुट करो, दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेफ्ट में भी राइट में भी। यहाँ एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसका आनंद भी आएगा। ये देखो, 1000 से 1000 कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इतना मजा आप वहां नहीं ले पाते KF की वैल्यू यहाँ निकाल के वहां पुट करके, ठीक है ना। तो यहाँ तक के जो आप न्यूमेरिकल थे आधी क्लास के वो हो गए खत्म,
कोई भी सजेशन है आपका, कुछ भी है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज में आप बता सकते हो कि सर हमें न्यूमेरिकल में यहाँ दिक्कत आ रही है, सर मुझे इस कॉन्सेप्ट में यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो वो मुझे बता सकते हो आप। और क्या नाम है, लॉग एंटी लॉग से अगर कोई बच्चा आंसर नहीं निकाल पा रहा है तो थोड़ा सा जिद करोगे तो वो निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर भी कोई माइन्यूट भी प्रॉब्लम है ना, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मेरे को लॉग एंटी लॉग में यहाँ दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, और वो भी बढ़िया वाला, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आज थोड़ी तबीयत खराब थी लेकिन कोई नहीं, आपका पेशेंस कमाल का है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।